नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक शख्सियत को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। जी हाँ, हमारे साथ हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी। नेगी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2012 के जब चुनाव नतीजे आए थे तो सबसे ज्यादा चर्चा इस चीज की हुई थी। ये नहीं हुआ था कि कांग्रेस को 32 विधायक मिले, भाजपा 31 पर सिमट गई। सबसे ज्यादा चर्चा ये हुई कि भाजपा का जो नारा था खंडूड़ी है जरूरी, वो कोटद्वार में फेल कर गया और वहां सुरेंद्र सिंह नेगी ने जनरल खंडूड़ी को परास्त कर दिया। इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आप विधानसभा में पहुंचे, स्वास्थ्य महकमे जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई। अब चुनाव सामने है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, दो मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का तजुर्बा मिला। कहाँ पाते हैं स्वास्थ्य महकमे को, कितना स्वस्थ कर पाए आप? हाँ, देखिए, ये बात सही है कि 2012 में चुनाव हुआ था खंडूड़ी जी के साथ हमारा, और हम बहुत सम्मान उनका करते हैं और सम्मान दृष्टि से हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा था। और अच्छा लगा था कि एक ईमानदार व्यक्ति के साथ, जिसकी छवि कहा गया कि बहुत ईमानदार हैं और वो हैं जरूरी उत्तराखंड के साथ, तो बहुत अच्छा लगा था कि एक बेहतर इंसान के साथ हमारा चुनाव हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का कोई चेहरा भविष्य में आएगा तो फिर अच्छा लगेगा। कोई ईमानदार हो, चरित्रवान हो, तो मैं समझता हूं कि अवसर भी मिलता है। और ये अवसर मिला तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत खराब स्थिति में थे उत्तराखंड के अंदर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 से लेके 2012 तक जब बीजेपी की सरकार वहां पर थी, यहाँ पर थी, तो उस समय एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाए थे पूरे 5 साल में। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने 3 बार अध्याचन लोक सेवा आयोग में भेजा और उसमें करीब 550 से लेके 600 डॉक्टरों की नियुक्ति कर पाना संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त मैंने 583 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की, जो आज निरंतर यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कोशिश की कि हर मंगलवार को वॉक इन इंटरव्यू करते हुए यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए। कमी दूर कर पाए? आपने करीब 1000 डॉक्टर एलोपैथिक आयुर्वेदिक भर्ती किए। 1000 में से कितने डॉक्टर पहाड़ के जिलों में पहुंचे? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स की नियुक्ति और वहाँ पर पहुँचकर उनका सेवा जो उन्होंने योगदान देना प्रारंभ किया, ये करीब 850 डॉक्टर्स ने इस बीच में योगदान किया। क्योंकि इसी बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद जो वैक्यूम भरा जाना चाहिए था वो उतना बेहतर नज़र नहीं आता, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स की संख्या में जो रिटायरमेंट हुए उसकी वजह से कुछ कमी आई। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि जितनी नई योजनाओं को हम लोगों ने संचालित किया है, वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा सहयोग मिला। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी हमारे उत्तराखंड के अंदर थी वो थी कि कैसे महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराया जाए, और हमारे पास प्रसव केंद्र नहीं थे। जब हम लोगों ने इसका चार्ज लिया था 2012 में, हमने सबसे पहले जो है प्रसव सेवा को सुदृढ़ करते हुए माताओं और बहनों को एक बेहतर जो है प्रसव केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई, खुशियों की सवारी। बहुत बड़े बेड़े में हम लोगों ने संचालित किया, और उसके बाद मैं समझता हूं जो शिशु मात में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम आई है। उस सबब को देखा जाए, उस कार्यक्रम को देखा जाए जिसमें प्रसव के दौरान बहुत सारे लोगों को इसकी एक झलक पिछले दिनों देखने को मिली। गुर्जर जो वन गुर्जर हैं, उनके यहाँ प्रसव पीड़ा सहती चारपाई पर एक जो जच्चा है उसका बच्चा दम तोड़ देता है। देहरादून जिले की बात है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर की बात है। उत्तरकाशी से पुष्पा नाम की महिला को देहरादून रेफर किया जाता है। यहाँ दून हॉस्पिटल से दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते 15 अगस्त के दिन वो दम तोड़ देती है। ये स्थिति है जच्चा बच्चा की सुरक्षा की। 108 कहीं दिखती नहीं है। पहाड़ छोड़िए, देहरादून का ये हालत। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर के पहले के मुकाबले हालात बेहतर हुए?
देखिए, ये तो आंकड़े बताते हैं और कोई स्पेसिफिक केस, जैसे कि आपने गुज्जर की बात कही है और एक महिला उत्तरकाशी की बात करें, आए दिन के तो केसेस हो रहे हैं जिन पहाड़ में भी का ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक केसेज में देखिए हम लोगों ने इसकी सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास किया है। दून हॉस्पिटल में जो भी महिला प्रसव के लिए आती है और वहाँ पर अगर कोई उसका उपचार सही ढंग से नहीं हो पाता तो उसके लिए इंद्रेश हॉस्पिटल में हम लोग भेजते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाता तो इस बातें में ये नहीं कहा जा सकता कि 100% गारंटी कोई भी विभाग दे सकता है कि उसको जीवन जो है दिया ही जा सके। लेकिन ये कभी उपचार तो मिलना चाहिए, उपचार तो मिलना चाहिए। 100% उपचार दिया गया। उसमें जो पहला केस गुज्जर का था उसमें 108 कुछ विलम्ब से पहुंची, चारपाई में उठा करके लाए, बच्चे ने डिलीवरी के दौरान दम तोड़ दिया, 3 घंटे बाद 108 देहरादून में पहुंचती है। ये स्थिति है। आज मानवाधिकार आयोग ने उस पर रिपोर्ट मांग ली है ये कि 108 को कैसे आप लोग जीवनदायिनी बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि टाइम टू केयर भारत सरकार की एक योजना है और जिसके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास करने के बाद जब कोई सकारात्मक पहलू और सकारात्मक रिजल्ट हमको केंद्र सरकार नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से ये इसमें सीमित संसाधनों वाली सरकार से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसको 100% परफेक्ट अप्रूव। 108 को जो डीजल नहीं मिल पाता है, फाइलें दबी रह जाती हैं। जब मीडिया में हंगामा मचता है कि भाई 4 108 गाड़ियां खड़ी हैं, 10 खड़ी हैं, 5 खड़ी हैं, उसके बाद आप फाइल मंगवाते हैं, अधिकारी फाइलों को दबाए पड़े रहते हैं। 108 को लेकर सेंसिटिविटी तो नज़र नहीं आ रही। देखिए, कुछ मामलों में क्योंकि ये तो है जरूर कि कुछ न कुछ कमियां तो हैं, इस बात में तो कहा जा सकता है कि कहीं चूक हुई है, कहीं पर लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इस प्रकार के जो है समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है, लोग प्रभावित भी होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है, उसके बावजूद भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जो 40,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा 18 मार्च को स्वीकृत हुआ था, उसको दोबारा हमको 21 और 22 जुलाई को पास कराना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे अंतराल तक जो वित्तीय संसाधनों का जो भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए था वो समय पर नहीं हो पाया। यानी 108 और दूसरी सारी स्वास्थ्य की सेवाएं 18 मार्च के बाद लचर हुई, इससे पहले सब बहुत बेहतर चल रहा था। नहीं, अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे, केंद्र सरकार को दोष दीजिए, वो आपकी ओपोजिशन की पार्टी के, लेकिन ये कहना है कि 18 मार्च के बाद के जो हालात बने उसके बाद सब चीजें गड़बड़ हो गई। सुरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड की राजनीति के बहुत मजबूत चेहरे माने जाते रहे हैं। आपने भाजपा के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार को हराया था। समझिए उस लेवल पे लोगों ने आपको देखा, उम्मीदें लगाई। आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में वो उम्मीदों के अनुसार आप रिजल्ट दे पाए हैं अब जब बिल्कुल सरकार चुनाव की तरफ बढ़ गई है, कार्यकाल विधानसभा का पूरा हो गया? जितनी योजनाएं इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने और हमने लॉन्च की, मैं समझता हूं इससे पहले इतनी योजनाएं कभी लॉन्च नहीं की गई। क्योंकि आज के परिवेश में अगर आप देखते हैं तो पूरे भारत के अंदर तमाम जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी सेवाएं प्रभावित हो रही है, यही नहीं सभी प्रदेशों में। हरिद्वार जिले में 8 साल से फिजिशियन नहीं है। बताइए, जब ये जानकारी हरिद्वार का रिपोर्टर मुझे देता है, कुंभ नगरी में 8 साल से सरकारी अस्पताल में फिजिशियन नहीं है। जिस हरिद्वार पर आपके कोटद्वार से लेके सहारनपुर रोड की एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी जहां स्वास्थ्य लाभ ले सकती है, उस धर्म नगरी में अगर फिजिशियन 8 साल से नहीं है तो हम कैसे माने कि प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो स्वस्थ है? आपको हैरत होगी ये जानकर कि पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ 10 फिजिशियन है। 10 फिजिशियन को कहाँ 13 जिले 10 फिजिशियन, ये स्थिति 16 साल। 583 डॉक्टर का अध्याचन मैंने भेजा था, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पूरे देश से हम लोगों ने डॉक्टर्स को बुलाने का प्रबंध किया था और लोक सेवा आयोग ने बुलाया 583 के 83 डॉक्टर्स को। 583 डॉक्टर्स में 44 डॉक्टर हम लोगों को मिले और जब उनका मेडिकल और नियुक्ति करने की बारी आई तो मात्र 22 डॉक्टर ने ज्वाइन किया। अब इस स्थिति को देखिए कि 583 का अध्याचन था,
22 मिले। 22 फेलियर किसका है? फेलियर सर, आप जनता तो आप लोगों से चाहेगी ना भाई, कोई समाधान निकालिए, कुछ दीजिए जनता मैंने आपको वही बताया कि हमने अल्टरनेटिव कौन सी व्यवस्थाएं की। अगर आप उस पर सुनना चाहेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत कुछ किया गया, व्यवस्थाएं जितनी लचर थी उससे बेहतर। डॉक्टरों से बॉन्ड भरवा लिया आप लोगों ने, डॉक्टरों ने बॉन्ड भर दिए, यहाँ से एमबीबीएस कर गए, उसके बाद अपने चले गए दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे, बॉन्ड तोड़ गए, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अब आप लोग उनको कोठी बना के, बंगला बना के देंगे पहाड़ पे, क्यों बंगला बना के देंगे, वो बंगले में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, हिल स्टेशन मान लेंगे, घूमने आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, फिर निकल लेंगे। देखिए, जब तक बॉन्ड या किसी भी प्रकार का स्ट्रिक्टली इसको आप प्रतिबंधित नहीं करते हैं उनको, तब तक तो ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि आप लोगों को रोका किसने था? 5 सालों में क्यों नहीं हम कर पाए? नहीं किया गया, बॉन्ड थे, वो लिबरल था, क्योंकि उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी स्थिति यही है। बहुत सारे लोग जो है उतना पैसा दे देते हैं। अब हम लोगों ने कोशिश की है कि उस धनराशि को अगर कोई छोड़ कर जाता है यहाँ से, तो उसको इतनी बड़ी हैवी अमाउंट किया जाए ताकि उसको देने की स्थिति न हो और उसको मजबूरी में यहाँ पर काम करना पड़े। पहाड़ में जो बेटी बवारी हो, बुजुर्ग हो, जो आज वहाँ रह रहे हैं, युवा तो निकल गए नौकरी की तलाश में, वो लोग रह रहे हैं, वो इस दलील को मानेंगे जब उनके बगल के अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप लोग पीपीपी मोड में ला रहे थे, वो प्रयोग भी कामयाब नहीं हो पा रहा, लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो जब चुनाव में अब जाएंगे तो लोग मानेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, यही वजह रही, इसलिए हम 5 साल में कुछ आप लोगों के जो डॉक्टर थे वो नहीं दे पाए। देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च करने के पीछे जो मकसद था, वो डॉक्टरों के अभाव में ही हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को दी। एपीएल हो, बीपीएल हो, यानी 85% जो जनता है उत्तराखंड की, वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले 50,000 की थी, अब 1,75,000 की हो गई। हर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा धारक को 1,75,000 रुपए तक का निःशुल्क उपचार होगा। कहाँ मिलेगा? जिसमें चंपावत का आदमी कहाँ उपचार ले? वो वही मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए ये भी व्यवस्था है कि चंपावत का व्यक्ति अगर जो है हल्द्वानी आकर ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो आने और जाने का किराया उसको पूरी मिलेगा। तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयारी नहीं चल रही है योजना को लेकर के पेशेंट जा रहे हैं अस्पतालों में, लोग पूछ रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा रुको, अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरी तैयारी कर ली आप लोगों ने? अभी तक जो है उपचार मिल रहा है। 28 करोड़ रुपए 1,75,000 के हिसाब से 28 करोड़ रुपए तक का उपचार का लाभ लोगों ने ले लिया है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मैक्स हॉस्पिटल को हमने इंक्लूड कर दिया, तमाम बड़े प्राइवेट संस्थानों को इनको इंक्लूड कर दिया, ताकि लोगों को इसका उपचार मिल सके, लोग स्वस्थ महसूस कर सकें, कोई दिक्कत उनको। आपको लगता है कि जो चिकित्सा, शिक्षा और जो स्वास्थ्य महकमा है, अलग अलग होने से, 2-2 मिनिस्टर होने से भी काम में कोई दिक्कत आती है? आपको लगता है कि इसको एक मर्ज करने की जरूरत है? देखिए, टीम कोई डॉक्टर पढ़ा के तैयार करेगा, कोई उसकी सेवाएं लेगा, इससे दिक्कत? देखिए, ऐसा नहीं है। जब एक आप जानते हैं कि कैबिनेट तो एक संयुक्त जिम्मेदारी वाला जो है परिषद है, और उसमें ऐसी कोई बातें आती नहीं है, और मैं समझता हूँ कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये तो क्योंकि मुख्यमंत्री के विवेक का प्रश्न होता है कि अलग अलग रखें, साथ रखें। देहरादून हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के पक्ष में आप भी रहे? देखिए, ये जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय था, लेकिन ये पिछली सरकार ने लिया था, और इसको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अगर दोष भी देते हैं तो उन्हीं को दीजिए, क्योंकि ये कहीं नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ही जो है एक क्लिनिकल जो हॉस्पिटल है उसी को जो मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ जाएगा? हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की और अभी भी कवायद प्रारंभ कर दी है कि जो हॉस्पिटल इसके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी है, उसी अगल बगल जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है उस पर पटेल नगर के पास ज़मीन है, तो उस पर हमारा प्रपोजल गया है। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। गन्ना विभाग भी आप देखते हैं, एक बड़ा किसान तबका गन्ना पर आधारित है। गन्ना किसानों को लेकर के क्या सौगात आप लेकर कर, क्या गन्ना किसान ऐसे चीनी मिलों के बाहर प्रदर्शन करता रहेगा पैसे को लेकर के? क्या कोई मैकेनिज्म आप लोग ले रहे हैं? अब चुनावी समय है, बड़ा गन्ना किसान, बड़ा वोट बैंक भी है, क्या उसके लिए कुछ सोचा है कि किस तरह क्या समर्थन मूल्य इस बार देंगे, किस तरह से वो फिर चीनी मिलों के यहाँ चक्कर न काटे, कुछ उसको रियायत देंगे गन्ना किसान को? प्रदेश के गन्ना किसान को लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड के गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य था, वो चाहे पिछले साल की हम बात करें, उससे पहले साल की बात करें या इस साल की बात करें, अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की हमारी बहुत बेहतर स्थिति है। अभी अभी राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की
सहमति से, उनकी अनुमति से 28 करोड़ रुपए उनको अपने खजाने से दिया गया। पिछली बार भी दिया गया और करीब 50 करोड़ रुपए और दिए जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अब इस बार तो मैं समझता हूं कि जिस तेजी से हम लोगों ने भुगतान करने में सफलता हासिल की है, वो जो है अभी तो आपका उत्तर प्रदेश कहीं बहुत पीछे है। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो है किसानों के प्रति चिंतित हैं। मैं एक मोटा हिसाब आपको देना चाहता हूं कि पिछले साल पूरे भारत के अंदर गन्ना किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपए बकाया था पूरे भारत के अंदर। इस बार जो है उसका बकाया 22,000 करोड़ हो गया पिछले साल। और जब कांग्रेस की सरकार, जब यूपी की सरकार थी, उस समय 10,000 करोड़ था। मुख्यमंत्री जी उस समय जो है भारत सरकार में मंत्री थे, मैं उनके पास गया था, मिस्टर थॉमस को मिला था, मैं मिस्टर पवार से मिला था, प्रधानमंत्री जी से मिले थे। 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए 6,600 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने रिलीज किया। अब पिछले साल यही घाटा बढ़कर 22,000 करोड़ हो गया, तो केंद्र सरकार मात्र 6,000 करोड़ रुपए दे रही है। अब आप ये सवाल उठाते हैं तो हमसे बेहतर तो ऊंचे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे दिन की बात कही थी, जिन्होंने 15-15 लाख रुपए जो है खातों में डालने की बात कही थी, उनकी तरफ भी इशारा किया जाना चाहिए। कोटद्वार से ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, कोटद्वार से ही चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम तरह की बातें चलती हैं कि इस बार सुरेंद्र सिंह नेगी को यमकेश्वर की तरफ भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या यमकेश्वर की तरफ? जहाँ तक यमकेश्वर विधानसभा की बात है, ये बात सही है कि वो क्षेत्र मेरा बहुत प्रिय रहा है, और क्योंकि वहाँ से अभी भी लगातार आवाजें उठती रहती हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ से लड़ना चाहिए, और उनका प्यार आज भी बहुत है। और ये प्यार है या हरक सिंह के कोटद्वार में आने का? अभी तो हरक सिंह जी तो अभी आए। ये तो कवायद जो है पिछले 2-3 साल से चल रही है, जो लोग महसूस कर रहे हैं कि नेगी जी ने कोटद्वार में लगभग सब कुछ उपलब्ध करा दिया, आप थोड़ा यमकेश्वर की तरफ से आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मामला है, पार्टी क्या करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अपना तय है कि मुझे कोटद्वार से ही चुनाव लड़ना है, चाहे सामने हरक सिंह रावत आए, शैलेंद्र रावत आए, या फिर चाहे कोई और बड़ा नेता आए। पिछली बार भी ये सवाल मुझसे किया जा रहा था कि शायद सुरेंद्र सिंह नेगी जो है यमकेश्वर से जाएंगे, कहीं खंडूड़ी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी प्रश्न उठा था। जब खंडूड़ी जी के सामने हम नहीं हिले, और हमारा नेचर भी कुछ इस प्रकार का है कि हम जो है बार बार जो है अपनी विधानसभा को बदलते नहीं हैं। सिंह रावत बार बार विधानसभा बदलते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो फिर मैच को अपने पक्ष में कर लेते हैं। जी, तो अब ये तो उनका स्टाइल है काम करने का, और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो इसके लिए तो अब उनका कोई सानी नहीं है, इस पर हमें कोई चर्चा भी नहीं करनी। लेकिन ये तय है कि चुनाव सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार से ही लड़ेंगे। ये जो अब वरिष्ठ मंत्री है, जो पीडीएफ वर्सेस जो कांग्रेस संगठन चल रहा है, चुनाव के आखिरी पड़ाव पर आप लोग हैं, ये तो आप लोगों को काफी मदद कर रहा है। इससे जनता में अच्छा मैसेज जा रहा है कि देखिए कांग्रेस और पीडीएफ दोनों एक साथ सरकार चला रहे हैं, और दोनों में रोज बयान बहादुरी हो रही है, बयानों के बम फोड़े जा रहे हैं। इससे पब्लिक में कौन सा मैसेज जा रहा है? और स्वाभाविक रूप से गलत मैसेज जा रहा है, और इसमें तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य और संयम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ न होता तो शायद सरकार न बनती, और सरकार न बनती तो फिर मैं तो क्या रहता। तो इसमें उनका योगदान अपना है, उनके अपने सैक्रिफाइसेस है। मैं समझता हूं कि इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा। और क्या अंदरूनी कांग्रेस का झगड़ा है वो पीडीएफ के बहाने बाहर आ रहा है? नहीं, मैं समझता हूं कि जो अंदरूनी झगड़ा था वो तो नासूर तो अलग हट गया, वो हट गया तो नासूर के बावजूद भी यहाँ कई सुर सुनाई दे रहे हैं। ये जो है कुछ मोमेंट्री होता है, कुछ हर्ट कभी कोई होता है तो उसको बाहर निकालने का प्रयास होता है, ताकि तो पीडीएफ जरिया है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन पीडीएफ के साथ ही अभी भी जो है सरकार के अभिन्न अंग है, सरकार अपनी जगह है और संगठन अपना है। या ये कहा जाए कि कांग्रेस के पुराने लोगों को सरकार चलाने के एवज में पीडीएफ को आगे करके नजरअंदाज किया जा रहा है। टिहरी में दिनेश धने हैं तो किशोर उपाध्याय आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहाँ जाएंगे? मंत्री प्रसाद नैथानी देवप्रयाग में हैं तो शुभवीर सजवान कहाँ जाएंगे? उसके अलावा धनौल्टी में जब आ जाएंगे प्रीतम पवार तो आपके ज्योत सिंह बिष्ट कहाँ जाएंगे? इस तरह और भी 7-8 नेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएफ को बनाए रखने के चक्कर में पुराने कांग्रेसियों को आप लोग नजरअंदाज कर दे रहे सरकार में बैठे लोग? नहीं, मैं समझता हूँ इसको मिल बैठकर इस सॉल्यूशन का हल निकाल दिया जाएगा। आप तो जानते हैं कि टेबल टॉक के माध्यम से कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन न हो,
और इस समय क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मुखिया हैं और वो इन तमाम बातों से लंबे अनुभव के आधार पर बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत लोग नहीं। तो यहाँ तक अब चर्चाएं गली गली में होने लगी हैं, सियासी कॉरिडोर से बात बाहर निकल के आ गई कि मुख्यमंत्री हरीश रावत और पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय में बहुत बात नहीं होती है, तो समाधान कैसे निकलेगा? दिल्ली से ही? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, चाहे वो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या उसको फाइनल करने के लिए सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। तो वहाँ पर जब ये बड़ी बातें बड़े स्थान पर तय होती हैं तो उसमें छोटे मोटे झगड़े एकदम समाप्त होते हैं। बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती है जब 10 कांग्रेस के विधायक थे टूट करके भाजपा में चले गए। विजय बहुगुणा आपके मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने बनाया था, हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री रहे, शैलेंद्र मोहन सिंघल रहे, ये 10 लोग चले गए हैं। इन 10 लोगों की भरपाई आप लोग कर लेंगे इस चुनाव में? बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि देखिए ऐसा है कि अगर वो सरकार में बने होते तो कुछ न कुछ क्षेत्र का काम करते, कुछ न कुछ जो है वहाँ बजट लेके जाते, कुछ न कुछ अपनी ही विधायक नीति खर्च करते। अब उन्होंने तो मैं समझता हूँ कि किन स्वार्थों में आकर जो जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो आरक्षित धन था उनके नाम पर या उस विधानसभा के नाम पर, उससे ही जनता को वंचित कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से अब जनता इतनी मासूम और बहुत जो दिखती है आपको ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है कि जनता सब जानती है। बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए इस चुनाव में 2017 में? देखिए, बीजेपी का मैं समझता हूँ कोई चुनौती नहीं है। केंद्र में सरकार तब बीजेपी की है। देखिए, यूं तो कोई चुनाव जो है आसान नहीं होता है और सरलता से लड़ा नहीं जाता और जो है सरलता से उसको देखा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, आज आम जन ये महसूस कर चुका है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक ढंग से बर्खास्त किया गया, बर्खास्त करने का प्रयास किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मुद्दा बनेगा चुनाव में? 100% बनेगा। कितनी सीट आप लोग जीतेंगे? हम लोग जो है 50 के आसपास जीतेंगे। 50 सीटें? 32 से 50 पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां नजर आ रही हैं क्षेत्रों में। अभी इन्होंने जो है पर्दाफाड़ रैली शुरू की थी, पर्दाफाश थी या फाड़ थी, पता नहीं क्या क्या फाड़ा उन्होंने। उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ कि जो कुछ बची खुची थी वो भी उनके खिलाफ चला गया। शिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। आचरण, संस्कार, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसका उल्लंघन किया गया तमाम इन रैलियों के माध्यम से। तो आम जनता इस बात से त्रस्त है कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति किस ओर जा रही है, किस ओर इसकी सभ्यता जा रही है, किस ओर इसकी संस्कृति को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी छाप छोड़ गया है इनकी रैलियों ने। बहुत कुछ जो है लोगों के मन में एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया कांग्रेस के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बड़ी बेबाकी से बातचीत की, लेकिन सवाल बड़ा वही है जो खुद इन्होंने भी स्वीकारा, मैं स्वीकार करते हुए भी, कि प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। कारण तय चाहे जो भी रहे हों, लेकिन ये सच है कि अभी भी प्रदेश का जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार।